Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Cosmetic Science Unit 1, lecture number 6, Cosmetic Excipients. जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस और उसकी फर्स्ट यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया था डिस्कशन अबाउट द कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट्स, जिसके अंदर हमने कहा कि 5 टाइप के मेजर एक्सिपिएंट्स होते हैं जो कि कॉस्मेटिक्स में यूज किए जाते हैं। इसके अंदर फर्स्ट कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट सर्फेक्टेंट को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम यहाँ पर फर्दर कंटिन्यू करेंगे और रिमेनिंग कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट इज कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट्स, ठीक है। यहाँ पर जो सेकेंड एक्सिपिएंट है हमारा वो क्या है, रियोलॉजी मॉडिफायर्स। रियोलॉजी मॉडिफायर का मतलब है कि वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, रियोलॉजी को देते हैं। रियोलॉजी से हमारा मतलब है कि उसकी क्या फ्लो प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि भाई जो हमारा सब्सटेंस है, ठीक है, उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज जो है उनको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट द रियोलॉजी मॉडिफायर्स। So these rheology is defined as the science or the study of the flow things flow, ठीक है। That means this term rheology modifiers, thickeners or gelling agents, but these have a different functionalities। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर रियोलॉजी का मतलब है क्या, फ्लो प्रॉपर्टीज, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर क्या देखेंगे, जो हमारे सब्सटेंस हैं जो कि फ्लो कर रहे हैं तो उनकी फ्लो की हम स्टडी करेंगे। बेसिकली ये वो साइंस है, ठीक है, जिसके अंदर हम जो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस होते हैं उनकी फ्लो प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा टर्म है रियोलॉजी मॉडिफायर्स, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट एजेंट्स आते हैं जैसे कि थिकनर्स, जो कि रियोलॉजी जो रहती है ना सब्सटेंस की, उसको पार्टिकल्स को आपके थिकर बना करके, उसको विस्कस बना करके मॉडिफाई कर देते हैं। इसी तरीके से जेलिंग एजेंट जो कि जेल जैसी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और आपके रियोलॉजी मॉडिफायर्स, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पर परफॉर्म करते हैं और रियोलॉजी मॉडिफायर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीन टर्म्स हैं। पहली टर्म होती है आपकी थिकनिंग एजेंट। थिकनिंग एजेंट से हम क्या समझते हैं कि थिकनिंग एजेंट आर एडेड टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन दैट इज इमल्शन विदाउट एनी अदर सिग्निफिकेंट चेंजेस टू परफॉर्म ऑफ emulsion behavior. Some thickeners will help to stabilize your emulsion while destabilize. Thus, almost none of these are waxes through they usually in a solid form. क्या बोल रहे हैं कि थिकनिंग एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जो कि थिकनिंग बढ़ा देते हैं। थिकनिंग मतलब कि जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, हमारी फॉर्मुलेशंस होती हैं, उनकी विस्कोसिटी को ये इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्टली होते हैं आपकी इमल्शंस, जो कि बिना आपकी जो इमल्शन होते हैं उसके परफॉर्मेंस के अंदर, उसके बिहेवियर के अंदर बिना कोई चेंज किए आपके जो सब्सटेंस है, आपकी जो फॉर्मुलेशन है, उसकी विस्कोसिटी को क्या कर देते हैं, यहाँ पर आपके इंक्रीज कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कुछ थिकनर्स को ऐड करते हैं जो कि आपके इमल्शंस को क्या बनाते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है, जबकि उनकी जो नॉन स्टेबिलिटी है या डी स्टेबिलिटी है उसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो यूज किए जाते हैं एज एन थिकनिंग एजेंट वो क्या होते हैं, आपके वैक्सेस होते हैं, क्योंकि वो किस फॉर्म में होते हैं, आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि थिकनिंग एजेंट हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं और क्या करते हैं, आपके सबस्टांस की, आपके फॉर्मुलेशन की थिकनेस को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। सेकंड होते हैं आपके क्या, जेलिंग एजेंट, जो क्या करते हैं, जेलियस नेचर बनाते हैं। नेक्स्ट है जेलिंग एजेंट। जेलिंग एजेंट के बारे में क्या बोल रहे हैं कि ये जो जेलिंग एजेंट है ना, क्या करते हैं, जेलियस नेचर प्रोड्यूस करते हैं। दैट मींस दीज जेलिंग एजेंट्स आर द इंग्रेडिएंट्स दैट टर्न वाटर और ऑयल फेज इनटू एन जेल, दैट मींस व्हिच इज थिकन्ड बट विदाउट द स्टिफनेस। दैट मींस दी मतलब है ना, स्टिफ नहीं होगा आपका प्रोडक्ट लेकिन जेलियस नेचर का हो जाएगा। दैट मींस कि आपके जो वाटर है वो आपके
या जो आपकी ऑयल फेज है यहाँ पर वो आपके जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, थिकन हो जाएगी, लेकिन वो आपके स्टिफ नहीं रहेगा। इस तरीके से द जेल्स में बी थिक्सोट्रॉपिक इन नेचर, ये जो जेल है आपके नेचर में कैसे हो सकते हैं, थिक्सोट्रॉपिक हो सकते हैं। इन दीज जेल्स make it possible to create the thick product which can be shaken, sheared under the shear, high shear and for easier the bottling and for the spraying। तो ये जो जेल होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को थिक बना देते हैं। ठीक है, बेसिकली जब आप प्रोडक्ट को लोगे बॉटल के अंदर और शेक करोगे या उनको बहुत हाई स्पीड पर स्टीयर करोगे, है ना, हाई शेयर फोर्सेस यहाँ पर अप्लाई करोगे, ठीक है, तो बॉटल के अंदर जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपके इजी गोइंग हो जाएगा और स्प्रे करने की कंडीशन में आ जाएगा। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जेलिंग एजेंट जो है वो आपके प्रोडक्ट को जेलियस नेचर का बना देंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, है ना। ये थिक प्रोडक्ट होंगे जिसको अगर आप हाई शेयर फोर्सेस अप्लाई करोगे तो यूज भी कर पाओगे। क्लियर। नेक्स्ट होता है आपके थर्ड रियोलॉजी मॉडिफायर्स, यानी कि वो सब्सटेंस जो आपके प्रोडक्ट की फ्लो प्रॉपर्टीज को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। Thus, the rheology modifiers are the ingredients which alter the flow of a product. Thus, additionally, they also alter the feel and offering increase sleepiness and silkiness and the behavior. They are usually improve the suspension's capability of a gel while also creating a more fluid product that flows easily. Thus, most rheology modifier will also improve the absorption rate and depth while eliminating the dryness. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके रियोलॉजी मॉडिफायर्स होते हैं ना, ये वो सबस्टांस होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट की रियोलॉजी को यानी इसकी फ्लो प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। इस तरीके से ये क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट का जो फील आ रहा होता है, जो स्लिपीनेस आ रही होती है, जो सिल्कीनेस आ रही होती है, उसको ये बढ़ा देते हैं और उसके बिहेवियर को ये इम्प्रूव करते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर आपकी जेलियस सस्पेंशन ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये सस्पेंशन होता है जो जेल की कैपेबिलिटीज को बढ़ा देते हैं और इस तरीके से ये फ्लूडियस नेचर यहाँ पर क्रिएट करते हैं जो इजीली क्या करता है, आपकी फ्लो करता है। तो यहाँ पर आपके मोस्टली जो रियोलॉजी मॉडिफायर्स होते हैं वो आपके अब्जॉर्प्शन रेट को इम्प्रूव करते हैं, डेप्थ को यहाँ पर बढ़ा देते हैं और इसकी जो ड्राइनेस होती है प्रोडक्ट की उसको ये एलिमिनेट कर देते हैं। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, कॉस्मेटिक का नेचर होना चाहिए कि वो ड्राइनेस ना करे, है ना, स्मूथ रहे, एकदम शाइनीनेस इंप्रूव करे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एज एन एक्सिपिएंट रियोलॉजी मॉडिफायर्स ऐड करते हैं जो आपके प्रोडक्ट का जो फील है ना उसको इंप्रूव करते हैं, उसकी सिल्कीनेस को बढ़ाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फ्लूडियस नेचर आपका प्रोडक्ट का फॉर्म करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ दीज रियोलॉजी मॉडिफायर्स। ये जो रियोलॉजी मॉडिफायर्स होते हैं इनको मेनली दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट तो है आपके इनऑर्गेनिक सबस्टांस और सेकंड है आपके ऑर्गेनिक सबस्टांस। जो इनऑर्गेनिक्स होते हैं उसके अंदर आते हैं आपके क्लेज और आपके सिलिका, और सेकंड होते हैं आपके ऑर्गेनिक सबस्टांस जिसके अंदर दो टाइप के ये होते हैं, एक तो होते हैं आपके नेचुरल और एक होते हैं आपके सिंथेटिक। नेचुरल सबस्टांस के अंदर आपके आते हैं सेलुलोज डेरिवेटिव और जेंथीन गम्स, और सिंथेटिक के अंदर आपके आते हैं पॉली अक्राइलमेट्स एंड पॉलीयूरेथेन्स। ये जो पॉलीअक्राइलेट्स और पॉलीयूरेथेन्स है दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट है आपके एसोसिएटिव रियोलॉजी मॉडिफायर्स और सेकंड होते हैं आपके नॉन एसोसिएटिव रियोलॉजी मॉडिफायर्स। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि ये वो सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, रियोलॉजी को देते हैं। दो टाइप के होंगे, ऑर्गेनिक भी होंगे और इनऑर्गेनिक भी होंगे। ऑर्गेनिक भी दो टाइप के होंगे, नेचुरल सब्सटेंस भी हो सकते हैं और सिंथेटिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं। और यहाँ पर जो सिंथेटिक है वो भी आपके एसोसिएटिव और नॉन एसोसिएटिव दो टाइप के हो सकते हैं, जिसमें वेरियस आपके सब्सटेंस आएंगे और क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट की रियोलॉजी को इम्प्रूव कर देंगे और उसको कैसा बनाएंगे, सिल्की और शाइनी बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये जो रियोलॉजी मॉडिफायर्स होते हैं ये मेनली होते हैं आपके 5 टाइप्स के। फर्स्ट होते हैं आपके लिपिड थिकनर्स। लिपिड थिकनर बेसिकली वो सब्सटेंस है जो क्या करेंगे, लिपिड की थिकनेस को बढ़ा देंगे, लिपिड की थिकनेस को इंप्रूव कर देंगे। So primarily they are composed of lipophilic material, thus they are also used for most often in creams and in the lotions। ठीक है,
तो यहाँ पर ये लिपिड की थिकनेस को इम्प्रूव करने का काम करते हैं और ये मेनली किसके बने होते हैं, लिपोफिलिक मटेरियल के आपके बने हुए होते हैं, जिनको मोस्टली क्रीम्स और लोशंस के अंदर यूज किया जाता है। सेकेंड होते हैं आपके नेचुरली डिराइव्ड थिकनर्स। दीज आर सेलुलोज डेरिवेटिव्स लाइक हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज विच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इन द लिक्विड क्लींजिंग प्रोडक्ट्स सच एज शैम्पूज और बॉडी वॉशेज। क्या बोल रहे हैं कि सेकेंड होते हैं आपके सेलुलोज डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो नेचुरली अकरिंग सबस्टांस होते हैं और क्या करते हैं, थिकनेस को इंप्रूव करने का काम करते हैं। इसके अंदर आपके प्रोडक्ट आते हैं सच एज हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, जिनको हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं किसके लिए, हाथों को क्लीन करने के लिए, यानी कि क्लींजिंग प्रोडक्ट जैसे कि बॉडी वॉश के अंदर, शैम्पूज के अंदर इनको यूज किया जाता है। थर्ड होता है आपके मिनरल थिकनर्स। मिनरल थिकनर्स का मतलब है कि इट इज अकर्ड नेचुरली एंड इट कैन आल्सो अब्सॉर्ब वाटर और ऑयल एंड इंक्रीज द विस्कोसिटी। क्या बोल रहे हैं कि ये आपके वो सबस्टांस होते हैं जो कि नेचुरली पाए जाते हैं। मिनरल थिकनर्स जो होते हैं इसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि थिकनेस को, विस्कोसिटी को इंक्रीज करते हैं और ये ऑयल या वाटर को क्या कर लेते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं। बेसिकली ऑयल या वाटर को अब्सॉर्ब करके थिकनेस को बढ़ा देते हैं, ठीक है, विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। फोर्थ होते हैं आपके सिंथेटिक थिकनर्स। एग्जांपल्स आर कार्बोमर विच इज यूज फॉर द लोशंस एंड क्रीम्स। ठीक है, तो फोर्थ होते हैं आपके थिकनेस को सिंथेटिक थिकनर्स, मतलब कि वो थिकनर्स जो कि क्या करते हैं, सिंथेसाइज करके बनाए जाते हैं, ठीक है, और ये भी क्या करेंगे, आपकी विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देंगे। इसके अंदर मोस्टली होते हैं आपके लोशंस और क्रीम्स और एग्जाम्पल इसका कार्बोमर। क्लियर। लास्ट है आपके आयोनिक थिकनिंग, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपके आयंस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, आपकी थिकनेस को इंक्रीज कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल है वो है आपका NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। क्या बोल रहे हैं कि आयनिक थिकनर्स जो होते हैं ये वो सबस्टांस होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके आयोनिक थिकनेस को इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से ये जो रियोलॉजी मॉडिफायर्स हैं ये हमारे सबस्टांस की फ्लो प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करते हैं और उनको फ्लोएबल बनाते हैं, उनकी थिकनेस को या तो ज्यादा, मतलब थिकनेस को ज्यादा कम करके उसकी जो विस्कोसिटी है उसमें चेंज करके फ्लो प्रॉपर्टीज में चेंज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट होते हैं आपके थर्ड ह्यूमिटेक्टेंट। ह्यूमिटेक्टेंट बेसिकली वो सबस्टांस है जो क्या करते हैं, यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो रहती है उसको यहाँ पर मेंटेन करते हैं। ठीक है, सो ह्यूमिटेक्टेंट और मॉइस्चराइजर आर इंपॉर्टेंट कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट दैट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ मॉइस्चर thereby retaining the skin natural moisture. It is a key ingredient in skin care and hair care products. It is also used in conditioner, body lotion and lip balms. For an example, propylene glycol, aloe vera gel, egg white, honey, etc. क्या बोल रहे हैं कि ये जो हिमेटेक्टेंट्स होते हैं या जो मॉइस्चराइजर होते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट आपके कॉस्मेटिक्स के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हैं। दैट मींस कि वाटर को, मॉइस्चर को ये यहाँ पर मेंटेन करते हैं। दैट मीन्स कि ये क्या करते हैं, मॉइस्चर को लॉस्ट आउट होने से रोकते हैं और स्किन पर जो नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिटेन करके रखते हैं, उसको बनाए रखते हैं। इस तरीके से ये आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स का या जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उसका एक मेन इंग्रेडिएंट होते हैं और इनको कंडीशनर्स के अंदर, बॉडी लोशंस के अंदर, लिप बाम्स के अंदर, इनके अंदर मेनली यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले जो हमारे ह्यूमिटेक्टेंट्स होते हैं वो होता है आपके प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, एलोवेरा जेल, एग वाइट और हनी। ठीक है, ये क्या है, मेनली यूज किए जाने वाले ह्यूमिटेक्टेंट हैं जो कि मॉइस्चराइजर का काम करते हैं। क्लियर। देयर इज नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ दीज ह्यूमिटेक्टेंट। ये जो ह्यूमिटेक्टेंट हैं ये मेनली इनको क्लासिफाई किया गया है दो टाइप से। एक तो होते हैं आपके सिंथेटिक ह्यूमिटेक्टेंट और एक होते हैं आपके नेचुरल ह्यूमिटेक्टेंट। दैट मीन्स कि वो ह्यूमिटेक्टेंट जिनको एक तो जो नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं, नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, और एक होते हैं जिनको हम खुद सिंथेसाइज करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, ये जो हिमेटेक्टेंट्स होते हैं इनको हेयर्स के लिए बनाया जाता है, हेयर पेनिट्रेटिंग ऑयल्स के अंदर इनको यूज किया जाता है।
ठीक है। तो ये दो टाइप के हैं आपके, एक तो है आपके सिंथेटिक ह्यूमिटेक्टेंट। सिंथेटिक ह्यूमिटेक्टेंट की बात करें यानी कि वो ह्यूमिटेक्टेंट जिन्हें हम क्या करेंगे, लैब के अंदर सिंथेसाइज करके बनाएंगे। सो इट इज यूज इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स विच विथड्रॉ वाटर फ्रॉम द डीपर लेवल ऑफ स्किन एप्लिशिंग इट। ठीक है। अच्छा, एक मजेदार बात इसके अंदर है कि भाई ये मॉइस्चर को यहाँ पर मेंटेन करते हैं, तो लाते कहाँ से मॉइस्चर, या तो एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब कर लें, ठीक है, या हमारी बॉडी में खुद में मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको यहाँ पर मेंटेन करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ सिंथेटिक ह्यूमिटेक्टेंट की बात करी, तो हमने क्या कहा कि ये जो है ना मोस्टली स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि हमारी ही स्किन के जो डीपर लेवल के टिश्यूज होते हैं उनसे वाटर को विड्रॉ कर लेते हैं विदाउट रेप्लिशिंग इट। इनको बिना रिप्लिश किए, बिना इनको डिस्टर्ब किए, सिंपली हमारी बॉडी के ही डीपर टिश्यूज से वाटर ही अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। इसके जो कॉमन एग्जाम्पल हैं वो है आपके प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंड सिलिकॉन्स। ठीक है। सेकेंड होते हैं आपके नेचुरल ह्यूमिटेक्टेंट। नेचुरल की बात करें तो नॉट ओनली हेल्प्स टू अट्रैक्ट वाटर to the surface of the skin but also delivers hydration and nutrients to the deeper layer and helps the skin to keep it hydrated on a regular basis। ठीक है। अब ये है सही माल। ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर लेते हैं, हमारी स्किन से नहीं ले रहे होते। ठीक है। तो ये जो है ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, और हमारी जो स्किन की सरफेस होती है उस पर वाटर के मॉइस्चर को यहाँ पर बनाए रखते हैं, स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, डीपर लेयर्स को भी न्यूट्रिएंट्स देते हैं, और स्किन को हमारे क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पर हाइड्रेटेड बनाए रखते हैं। ठीक है। इनके जो मोस्ट कॉमन आपके एग्जाम्पल्स हैं वो है आपके एलोए, हनी, हाइलोरिक एसिड और ग्लिसरीन। तो यहाँ पर एलोवेरा जेल जैसे आती है, हनी आता है, ठीक है, ये सब ग्लिसरीन आती है, ये सब क्या है, नेचुरली ह्यूमिटेक्टेंट है, जो हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, हाइड्रेटेड कंडीशन में मेंटेन करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है इसके अंदर ह्यूमिटेक्टेंट फॉर द हेयर्स एंड हेयर पेनिट्रेटिंग ऑयल्स। देखो ये तो स्किन की बात हो गई, अब हेयर्स के लिए भी हमको क्या चाहिए, वो सबस्टांस चाहिए जो हेयर में भी मॉइस्चर को, ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सके। सो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिटेक्टेंट फॉर हेयर्स की अगर हम बात करें तो इट इज एडेड टू द हेयर केयर प्रोडक्ट्स बिकॉज दे अट्रैक्ट वाटर टू द हेयर टू कीप द मॉइस्चर कंटेंट हाई। एग्जाम्पल्स आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लिसरीन। ठीक है। तो ये वो सबस्टांस होते हैं जिनको हम हेयर केयर प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड करते हैं, और ये क्या करते हैं कि हमारी जो हेयर्स होते हैं ना उनके अंदर वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, और एक पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट के अंदर मॉइस्चर को एक सर्टेन कंटेंट के अंदर, हाई लेवल के अंदर हमारे हेयर्स के अंदर मेंटेन करते हैं। इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लिसरीन, जो बालों के अंदर मॉइस्चर को, ह्यूमिडिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं। सेकेंड है आपके हेयर पेनिट्रेटिंग ऑयल। हेयर पेनिट्रेटिंग ऑयल की बात करें तो दीज ऑयल्स हेल्प्स टू कीप द हेयर मॉइस्चराइज्ड इन टू फोल्डेड प्रोसेस। First is that these oils absorb into the hair, preventing the loss of protein that binds the water molecules. For an example, coconut oil and olive oil. क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर जैसे हम ऑयल लगाते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल लगा रहे हो या ऑयल, ऑलिव ऑयल लगा रहे हो, तो ये क्या करते हैं कि आपके जो हेयर से, ठीक है, उन हेयर्स को दो फोल्ड प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर मॉइस्चराइज करते हैं। फर्स्टली तो क्या करते हैं कि ये आपकी बालों में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है ना, उस प्रोटीन्स के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग को प्रिवेंट करते हैं, जिससे कि आपके हेयर जो है वो, मॉइस्चर तो उनमें रहता है लेकिन वो क्या करते हैं, जो प्रोटीन्स यहाँ पे, बिकॉज हेयर क्या है, बेसिकली केराटिन प्रोटीन है, तो उस प्रोटीन को लॉस्ट होने से बचाते हैं, उस प्रोटीन को डिग्रेड होने से यहाँ पर बचाते हैं। ठीक है। तो ये जो ऑयल्स हम यहाँ पर यूज करते हैं, ये आपके बालों को मॉइस्चराइज करते हैं, ऑल्सो इनमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको मेंटेन करते हैं, और आपके बालों को एकदम नरिश्ड कंडीशन में बनाए रखते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमिटेक्टेंट हमारे बालों के लिए और अपने स्किन के लिए, दोनों के लिए ही काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ, इमोलिएंट्स। इमोलिएंट्स की बात करें तो दिस टर्म इमोलिएंट्स रेफर्स टू एन मटेरियल दैट इज एबल टू सॉफ्टन द स्किन।
Thus, the emollients are considered as an ingredient which have smoothing and softening properties, such as plant oil, mineral oil, coca butter oil, fatty acids, etc. ठीक है, तो इमोलिएंट का मतलब, जब भी इमोलिएंट वर्ड आया ना तो मतलब समझ लो कि हमको वो सब्सटेंस डालना है जो स्मूथिंग एक्शन देगा। ठीक है, तो इमोलिएंट जो टर्म है ये बेसिकली उन मटेरियल्स के लिए यूज होता है जो क्या करते हैं, स्किन को सॉफ्ट कर देते हैं, स्किन को स्मूथ कर देते हैं। तो ये जो इमोलिएंट्स होते हैं ये वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनकी स्मूथिंग या सॉफ्टनिंग प्रॉपर्टीज होती है, जिनको जब स्किन पर अप्लाई किया जाता है तो स्किन को एकदम स्मूथ सॉफ्ट ये बनाते हैं। इसके अंदर मोस्टली आते हैं आपके प्लांट ऑयल, मिनरल ऑयल, कोका बटर, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा। ठीक है, next is the classification of the emollients. So these emollients are mainly classified into two categories. First is hydrophilic emollient and second is the lipophilic emollients. ठीक है, हाइड्रोफिलिक इमोलिएंट की बात करें तो इसके अंदर आता है आपके ग्लिसरीन, सॉर्बिटोल एक्सेट्रा, और सेकंड होता है आपके लिपोफिलिक इमोलिएंट जिसके अंदर आता है दैट दिस सेक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज सच एज पोलैरिटी, इमोलिएंसी, स्कोर्स, स्प्रेडिंग बिहेवियर एक्सेट्रा। ठीक है, तो दो टाइप के इमोलिएंट्स होते हैं आपके हाइड्रोफिलिक और एक होते हैं आपके हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक के अंदर आपके आते हैं ग्लिसरीन और सॉर्बिटोल, और लिपोफिलिक जो होते हैं इसके अंदर आपके वो सब्सटेंस आते हैं जिनकी एक सर्टेन पोलैरिटी होती है, एक इमोलिएंसी प्रॉपर्टीज होती है, और उनका एक सर्टेन क्या होता है, स्प्रेडिंग बिहेवियर होता है कि जब उनको अप्लाई किया जाए तो वो स्प्रेड हो जाए, स्मूथिंग इफेक्ट दे, एक सर्टेन पोलैरिटी के वो यहाँ पर हो। तो इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, इमोलिएंट्स बनाए जाते हैं और उनको यूज किया जाता है। ठीक है, लास्ट हमारा फाइनल एक्सिपिएंट आता है प्रेजर्वेटिव। प्रेजर्वेटिव क्या करेगा, हमारी फॉर्मुलेशन को प्रेजर्व करके रखेगा, यानी कि उसको एक लॉन्ग एक्टिंग फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करेगा, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देगा। ठीक है, तो अगर हम प्रेजर्वेटिव्स की बात करें तो दीज प्रेजर्वेटिव्स आर नॉट ओनली नेसेसरी टू स्टेबलाइज आवर फूड सप्लाई बट also they plays a crucial role in keeping our cosmetics safe. Thus, these preservatives are needed in the cosmetics for maintaining a pH level. These pH level refers to the acidity or alkalinity of an environment. Thus, knowing the pH level is essential because many microorganisms such as bacteria, fungus, yeast cannot live in an environment with a pH level below 4 or above 10. Thus, thrives in a pH environment similar to our skin. While we can design the products on the extreme ends of the pH scales to prevent the microorganism growth. Thus, the product would likely irritate or damage our skin. क्या बोल रहे हैं प्रेजर्वेटिव्स के बारे में कि प्रेजर्वेटिव्स ना सिर्फ हमारे फूड को स्टेबलाइज करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि जो हमारे कॉस्मेटिक सब्सटेंस होते हैं उनको भी एक क्रूशियल कंडीशन में बनाए रखने के लिए, उनको भी लॉन्ग रनिंग बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, उसमें एक क्रूशियल रोल ये प्ले करते हैं। यानी कि कॉस्मेटिक्स को भी प्रिजर्व करने के लिए हमें प्रेजर्वेटिव मिलाने पड़ते हैं। ठीक है, अब कॉस्मेटिक के अंदर ये प्रेजर्वेटिव क्या करते होंगे, तो देखो कि ये क्या करते हैं, हमारे कॉस्मेटिक्स के पीएच लेवल को एक सर्टेन रेंज के अंदर मेंटेन करके रखते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर पीएच लेवल से हमारा मतलब है कि भाई हमारी जो फॉर्मुलेशन होगी जिस भी एनवायरनमेंट में वो रहे वहां पर एक सर्टेन लेवल की एसिडिटी, एल्कलिनिटी को वो मेंटेन करें। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उसको बॉडी पार्ट्स पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर ज्यादा एसिड भी नहीं होना चाहिए वरना स्किन आपकी बर्न हो जाएगी, ज्यादा एल्कलाइन भी नहीं होना चाहिए वरना भी स्किन आपकी वहां पर डैमेज हो जाएगी। तो वहां पर हमको ये समझना होगा कि स्किन के लिए, बॉडी के लिए और हेयर्स के लिए पीएच का एक सर्टेन लेवल पर होना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल्सो आपके कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, येस्ट। ठीक है, वो यहाँ पर इस सर्टेन एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। देखो एक चीज होती है कि
कई बार हम जानबूझ के ना हमारे ड्रग्स को फॉर्मुलेशन को एसिडिक एनवायरनमेंट में बनाते हैं ताकि कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर ग्रोथ नहीं कर पाए। लेकिन हमको यहाँ पर सारी चीजों को कंसिडरेशन में लेना है कि इस तरीके का पीएच मेंटेन रहे कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ ना कर पाए और हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए भी वो सुटेबल रहे। तो यहाँ पर अगर पीएच आपका 4 से कम है या 10 से ज्यादा है तो फिर वो हमारी स्किन के लिए भी हार्मफुल होगा। ठीक है, लेकिन अगर उस रेंज में है और साथ में हमको ये भी मतलब इंश्योर करना है कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उस पीएच पर ग्रोथ नहीं कर पाए, तो हमें अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से डिजाइन करना होता है कि वो एक्सट्रीम पीएच स्केल पर सरवाइव कर पाए, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ ना करें और वो हमारी स्किन को डैमेज या इरिटेट भी ना करें। ठीक है, तो ये क्लियर बात हुई प्रेजर्वेटिव्स के बारे में। क्लियर? तो इस तरीके से हमें क्या समझ में आया कि प्रेजर्वेटिव क्या करेंगे, हमारी फॉर्मुलेशन को प्रिजर्व करके रखेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बचा करके रखेंगे। ठीक है, thus these microorganisms can grow readily in the water and most cosmetic products contain water which are the largest and one of the largest ingredient। ठीक है, देखो हम जो भी कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन बनाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है उसमें वाटर तो होगा ही सही, है ना। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या टेंडेंसी है कि वो एनवायरमेंट में ज्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि कॉस्मेटिक्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ करने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हमको यहाँ पर सुटेबल प्रेजर्वेटिव डालना है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पर ग्रो ना करें और वो एक सर्टेन कंडीशंस में मेंटेन रहे। ठीक है, additionally the nutrients, vitamins and many of the active ingredients in the cosmetics make an excellent microorganism food, thus providing a prime environment to fuel their growth। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन है उसमें एक तो वाटर है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसके अलावा हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलाते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्यों मिला रहे हैं? ताकि स्किन को वो नरिश करे। ठीक है, उसमें कई सारे हम वाइटामिन मिला रहे हैं जो कि हमारी स्किन के लिए असेंशियल होंगे, स्किन को वो वाइटामिन की सप्लाई हो पाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम कई सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मिलाते हैं इन कॉस्मेटिक्स के अंदर जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, फूड का काम करते हैं। ठीक है, और इनको खा करके हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन बहुत सारी बढ़ाते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है कि हम यहाँ पर क्या करें, प्रेजर्वेटिव मिलाएं जो इनकी ग्रोथ को ना होने दें। अदरवाइज हमारा तो फॉर्मुलेशन ही ऐसा है जो इनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट है। ठीक है, इसलिए हमको प्रेजर्वेटिव मिलाने की यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरत होती है। द मोस्ट कॉमन कॉस्मेटिक प्रेजर्वेटिव्स आर एल्डिहाइड्स, ग्लाइकोल ईथर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, पैराबीन्स एक्सेट्रा। यहाँ पर जो मोस्ट कॉमनली यूज प्रेजर्वेटिव्स हैं उसके अंदर आपके कई सारे आते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड्स, इमिडाजोलो डाइलिलाइन, यूरिया, diazolidinyl urea which act as a safeguard against the bacteria and some fungus। ठीक है, ये एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया और फंगस से हमारी फॉर्मुलेशन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सेकेंड होते हैं आपके ग्लाइकोल ईथर्स। नाम से समझ में आ रहा है कि इन फॉर्मुलेशंस के अंदर क्या होगा, ईथर हमारा मेन सब्सटेंस होगा। तो ग्लाइकोल ईथर सच एज फिनॉक्सी इथेनॉल एंड कैप्राइल glycol act as a safeguard against some bacteria and isothiazolidiones such as methyl isothiazolidiones act as a safeguard against the bacteria and the fungus। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोल ईथर होते हैं बैक्टीरिया से हमारी फॉर्मुलेशन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इसी तरीके से आइसोथायाजोलिडियोन्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया और फंगस से हमारे जो फॉर्मुलेशंस होती हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और होते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड सच एज बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड, लेवलुइक एसिड which act as a safeguard against the fungus and some bacteria। ठीक है, तो इसके अलावा होते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड्स जो कि हमारे फंगस और बैक्टीरिया से हमारी फॉर्मुलेशन को क्या करके रखते हैं, बचा कर रखते हैं। लास्ट आते हैं आपके फिफ्थ पैराबीन सच एज मिथाइल पैराबीन, इथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन, ब्यूटाइल पैराबीन एंड आइसोब्यूटाइल पैराबीन which act as a safeguard against the bacteria and some
फंगस। ठीक है, तो यहाँ पर पैराबीन्स हैं जो हमारे फॉर्मुलेशंस को बैक्टीरिया और फंगस से बचा के रखेंगे। तो इस तरीके से कई सारे केमिकल सबस्टांस है हमारे पास, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, इमिडाजोल, डाइनिनाइल यूरिया, डाईएजोलिडिनाइल यूरिया, आपके ग्लाइकोल ईथर्स के अंदर फिनॉक्सी इथेनॉल, कैप्राइल ग्लाइकोल, आइसोथायोजोलिडीन्स के अंदर मिथाइल आइसोथायाजोलिडियोन, ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड, लेवेनिक एसिड, एनिसिक एसिड, पैराबीन्स के अंदर मिथाइल पैराबीन, इथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन, ब्यूटाइल पैराबीन और आइसोप्यूटाइल पैराबीन। ये सब क्या करते हैं, हमारी फॉर्मुलेशन को बैक्टीरिया और फंगस से प्रोटेक्ट करके रखते हैं और उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट। इसके अंदर हमने स्टडी किया किसके बारे में, जो हमारे कॉस्मेटिक्स में यूज किए जाने वाले एक्सीपिएंट्स थे उनके बारे में। तो इसी डिस्कशन को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, एक नए डिस्कशन के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।